क्लास ली थी उसमें डिस्कस कर दिए थे। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये आपको पेपर करवा ही इसलिए रहा हूं कि आपको पीछे का रिवाइज हो जाए। नहीं, मेरा का कोई वो नहीं है कि भाई मैं इस पेपर को करवाऊं। पीछे के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपको समझने आप लग जाएं, इसलिए मैं ये पेपर करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स दैट a body of mass 1 kilogram is moving in a vertical circular path of radius 1 meter. A body of mass 1 kilogram is moving in a vertical circular path of radius 1 meter. ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। आराम से कैलकुलेट करूंगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो आपने कभी क्लास 9th में पढ़ा होगा। He is asking that the difference between kinetic energies at its highest and lowest point is. वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी है। उन दोनों का टोटल बेटा नहीं सॉरी डिफरेंस वो पूछ रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको आता है सर्टेनली, श्योर एंड शॉर्ट, कोई इफ एंड बट नहीं। अगर आप कर सकते हैं, नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बच्चे ने ये स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व। ठीक है बेटा, टोटल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज द टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट। ये आपका टोटल एनर्जी है। किसके ऊपर टोटल एनर्जी है? लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी है। इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी है बेटा? टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हो गई काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। आपको आता है सब कुछ, इच्छा नहीं होती करने की। तो क्या हुआ हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट। ये मुझे आंसर बेटा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आई हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, क्या मुझे हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता है? पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हारी अगर बात करके चलो तो तुम्हें तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला ही एक आता है। और वो क्या आता है? वो आता है आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। अगर मैं आपकी बात करके चलूं जो क्लास 10वीं से 11th में आता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एक आता है। बाद वाले तो कंफ्यूज होने लग जाते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट highest point? Mass of the object was given to be 1 kilogram 1 kilogram 1 kilogram. Acceleration due to gravity, I am supposing that is 10. Now what is the height of the highest point? भाई आप कोई भी रेफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रेफरेंस लोवेस्ट पॉइंट को ले लेता हूं। तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट किसके बराबर हो गई? 2 मीटर के बराबर हो गई। तो ये मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास इंटू 2 माइनस मास
अगेन 1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन 10, और लोवेस्ट पॉइंट अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट 2 मीटर के ऊपर लिया है, अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट 2 मीटर के ऊपर लिया है तो बेटा आपका बॉटम पॉइंट किसके ऊपर आ गया? बॉटम पॉइंट किसके ऊपर आ गया? 0 के ऊपर आ गया। तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच में जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? 20 जूल के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का सबका सॉल्व हो जाना चाहिए था अगर आपने मूड से करने की कोशिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। अगर आपने पहले क्लास अटेंड नहीं की है तो नए हैं, इसलिए उसको समझने की कोशिश करना। क्या है आपका क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 वो कहता है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। ब्लॉक का मास किसके बराबर है? 5 kg के बराबर है। A force is applied at an angle of 30 degree. A force is applied at an angle of 30 degree. And how much force is applied? 40 Newton. F is equal to 40 Newton. This is the force applied. फिर क्या कहता है ये? He is saying that the coefficient of friction is 0.2. ये जो सरफेस है ये आपका इसके टच में है, और टच में है जब ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, और उसके लिए उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर बताया? 0.2 के बराबर बताया। क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन दिस ब्लॉक विल मूव। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन वेरी इजी की कैटेगरी में काउंट होता है अगर हमने पढ़ रखा है। तो नहीं पढ़ रखा तो सब कुछ मुश्किल है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो लेक्चरर का इंटरव्यू देने आते हैं और फिजिक्स से एमएससी किए हुए होते हैं, और ऐसे भी लोग आते हैं जो न्यूटन का फोर्स को m/a के बराबर लिखते हैं। तो ये आप भूल जाओ, सोचो ही मत कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, डिग्री मिल जाएगी, काम मिले या ना मिले एक अलग बात है। चलो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दिस बॉडी। ये बॉडी डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें इस डायरेक्शन के टोटल फोर्स चाहिएंगे। ये मेरे पास एक्स एक्सेस, ये मेरे पास वाई एक्सेस। दिस ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली अंडरस्टूड ही है, अगर मूव करेगी तो कौन से एक्सेस के अलोंग मूव करेगी? एक्स एक्सेस के अलोंग मूव करेगी। हो सकता है फोर्स एफ उसको एबल टू लिफ्ट भी हो सकता है उसको क्या कर दे? लिफ्ट भी कर दे। पर यहां पर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास वो अलोंग एक्स एक्सेस जो है वो कितने एक्सेलरेशन से जाए। ठीक है, अब हमें ये ढूंढना है व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सा फोर्स, कितना फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये हम ढूंढ करके चलेंगे। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मोटे तौर के ऊपर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो इसने F इज इक्वल टू 40 न्यूटन बता रखा है। दूसरा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा होगा, इसका वेट। दूसरा फोर्स इसका क्या काम कर रहा होगा? वेट काम कर रहा होगा। वेट तो लग ही रहा है उसके ऊपर। अब क्योंकि वो टेबल के ऊपर रखा है, सरफेस टॉप के ऊपर रखा है,
अगर वो टेबल के ऊपर रखा है, सरफेस टॉप के ऊपर रखा है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स हो गया और उस कांटेक्ट फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। दो बॉडीज आपस में क्या कर गई, टच हो गई, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स हो गया। और कितना फोर्स लगा, ये मेरे पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और नॉर्मल रिएक्शन कोई गारंटी नहीं है वेट के बराबर हो, कोई गारंटी नहीं है। दैट विल डिपेंड अपॉन कंडीशंस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वन मोर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस। एक और फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? दिस बॉडी इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स F40 न्यूटन। और जो फिगर मुझे सजेस्ट कर रहा है उसकी वजह से ये बॉडी राइट साइड में मूव करना चाहेगी। और अगर ये बॉडी राइट साइड में मूव करना चाह रही है और सरफेस के ऊपर रखी है, तो डेफिनेटली इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या करना चाहिए? आपको अपोज करना चाहिए। मुझे मेरी नॉलेज के अनुसार लगता है कि मैंने इसके ऊपर सारे के सारे फोर्स जो लग रहे हैं वो अप्लाई कर दिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रॉब्लम ये कहती है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक, जिसकी वजह से ये स्लाइड करेगा। अब अगर ये एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक जो है जिसकी वजह से ये स्लाइड करेगा, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स चाहिए, कौन कौन से हैं? या तो प्योर अलोंग एक्स एक्सिस है या प्योर अपोजिट टू एक्स एक्सिस है। क्या ऐसे कोई फोर्स है हमारे पास? यानी मैं अप्लाई करूंगा, मोटी सी बात है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स पुट करूंगा। एफ एक्स इज व्हाट? टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो मैं उसका कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा कि भाई आपका कंपोनेंट कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये मेरे पास एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास दो एक्सिस हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। जो काम की चीज है वही बता रहा हूं। अब मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं केवल तभी कैलकुलेट कर सकता हूं जब मुझे ए वेक्टर का एंगल पता हो एक्स एक्सिस के साथ। अगर ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो इसका कंपोनेंट जो हो गया वो एक्स एक्सिस के अलोंग किसके बराबर हो गया? ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है। एक्चुअली मुझे कहां से कहां पहुंचना है? ओ से पी पहुंचना है, ओ से पी पहुंचना है वाया टू पाथ्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंपोनेंट का मीनिंग बता रहा हूं मैं अब आपको। कौन से कंपोनेंट का? जो हमने यूज करना है उनका बता रहा हूं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। रेक्टेंगुलर कैसे? एक अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, एक अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, वो रेक्टेंगुलर हो गए। तो मुझे ए पर पहुंचना है वाया टू पाथ्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ओ से ए मुझे दो पाथ से पहुंचना है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। एक पाथ एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, दूसरा पाथ है वाई एक्सिस। जैसे मैं यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, कैसी ट्रायंगल बनी मेरी? राइट एंगल ट्रायंगल बनी। अब एक पाथ मेरा कौन से एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो बेस हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इसलिए मैंने ये वाला कंपोनेंट जो लिया, ये वाला कंपोनेंट लिया, वो किसके बराबर लिया? आपका ए कॉस थीटा। और इसी तरह से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आपका ए साइन थीटा। ये मीनिंग है आपका कंपोनेंट को बार बार तोड़ेंगे हम। ठीक है।
जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा दे रखा है उधर कंपोनेंट निकालना है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उससे परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास यहां पर वेट जो फोर्स है वो प्योरली वाई डायरेक्शन में है। वेट जो हमारा फोर्स है वो प्योरली कौन सी डायरेक्शन में है? वाई में, नेगेटिव वाई में होगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, टूटेगा भी नहीं। एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना एंगल बना? 90, cos 90 कितना हो गया? 0 हो गया, तो उसका कंपोनेंट भी नहीं बढ़ेगा एक्स एक्सिस के अलावा। नॉर्मल रिएक्शन को भी मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी प्योरली वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। फ्रिक्शन है उसको भी मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्योरली माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। प्योरली किसके अलोंग है? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो प्रॉब्लम कहां आई मेरे को? एफ फोर्स की। किस फोर्स की आई? एफ फोर्स की। उस एफ फोर्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। एफ फोर्स को कितने हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे? दो में, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा किसके अलोंग? वाई एक्सिस। तो जब हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा ब्रेक करने लगे तो आप बताओगे मेरे को कि एक्स एक्सिस के अलोंग उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 40 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। कितने लोगों को समझ में आया? रेज हैंड। ठीक है, आपको फुर्सत मिलती है, कम मिलती है वैसे, आपको फुर्सत मिलती है तो अपनी टेबल जो है वो लर्न कर लेना, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा की। ठीक है, आधी बार तो आपका मन में यूं चलता रहता है कि सर ने ये कैलकुलेशन कर कैसे दी, और फिर फिजिक्स समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये आप क्या लिखा मैंने इसको, जैसे आप सोच रहे हो वैसे लिखा, दैट इज फोर्स की वैल्यू और ये cos 30 की वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग वाई डायरेक्शन? कितना आया? क्लियर है? अब हमारे ये फोर्सेस टूट गए, अब हमारे पास ये फोर्सेस टूट गए, किसके बराबर हो गया? 20 न्यूटन के बराबर हो गया, राइट। अब मेरे पास ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया, 20√3 माइनस एफ इज इक्वल टू द मास ऑफ द ब्लॉक वाज 5 इंटू ए। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आती है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं? राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? ये 2, ये 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, 20 हो गया, 20√3 हो गया। राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 20√3 लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। तो 20√3 में से एफ क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 5 ए के बराबर। क्या मैं ए को कैलकुलेट कर सकता हूं? ए को तब कैलकुलेट कर सकता हूं जब मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता हो। ए को कब कैलकुलेट कर सकते हैं हम? ए को तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें किसका पता हो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता हो। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? दो चीजें मैंने, एक चीज मैंने अभी आपको बताई जो आपको नहीं पता थी, और वो क्या थी? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता थी, पर जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको भी आप ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह से आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, अब दूसरी चीज नई जो मैं आज जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए जो बता रहा हूं वो क्या है? वो है हमारे पास व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन है। दिस इज व्हाट? मैक्सिमम फ्रिक्शन। और जब आपकी बॉडी मोशन में होती है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगता है। जब बॉडी आपकी मोशन में नहीं होती तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर। जैसे मैं यूं कहूं, ये ट्राइपॉड स्टैंड इस टेबल के ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, जीरो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
क्योंकि ये इसके अंदर मोशन की टेंडेंसी नहीं है। फ्रिक्शन तो अराइज तब होगा व्हेन देयर विल बी ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी तो अराइज होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा। और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 से लेकर के म्यू एन तक राइज करेगा। कहां से कहां तक राइज करेगा? 0 से लेकर के म्यू एन तक राइज करेगा। और जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू एन के बराबर। ठीक है, अब मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाएगा। आई विल कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब? अगर मुझे एन पता हो तो। इफ आई नो एन देन आई कैन कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एन कैसे कैलकुलेट करूं मैं? I will now consider the forces along y-axis. What are the forces along y-axis? I am writing n plus 20 minus 50 is equal to. These are the total forces along y-axis. कितने लोगों को समझ में आया? Mass of the block is 5 kilogram. Acceleration due to gravity I have taken 10 meter per second square. N upward positive, 20 upward positive, N upward positive, 20 upward positive, weight downward negative. N upward positive, 20 upward positive, weight upward, weight downward negative. क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट कर रही है? What is the maximum value of n? n की क्या होगी? n क्या ये ऊपर लिफ्ट कर पाएगी? ये ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाएगी। ये ऊपर लिफ्ट कब कर पाएगी? लिफ्ट करते ही n 0 हो जाएगा। अगर बॉडी क्या करती है? लिफ्ट करती है तो n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लिफ्ट करने के लिए n 0 हो गया तो आपको कम से कम 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। मैं नीचे कितना फोर्स लग रहा है? n जो फोर्स है वो उसको ऊपर उठाने में हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही बॉडी लिफ्ट होगी वैसे n तो क्या हो जाएगा? आपका खत्म ही हो जाएगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो लिफ्ट करने के लिए कौन सा फोर्स काम करेगा? यही फोर्स का कंपोनेंट जो कि 20 आया है वही काम करेगा। अगर मेरे पास एफ साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 50 होती तो ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट करती। एफ साइन थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होती? 50 से बड़ी होती तो ये ऑब्जेक्ट क्या करती? लिफ्ट करती। तो इसका मतलब ये बॉडी लिफ्ट नहीं कर रही। देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, ऊपर लिफ्ट नहीं कर रही तो यहां पर पड़ी है ये, और नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन तो यहां पर हो गया m इंटू 0। भाई एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। एफ वाई किसके बराबर लिख दिया मैंने? एफ वाई मैंने इसके बराबर लिख दिया। और ए वाई आप कह रहे हो कि इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, तो ए वाई बेटा हमारा किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो। तो अब मैंने इस बोर्ड के ऊपर डाटा को यूं का यूं छोड़ दिया। गेट द वैल्यू ऑफ ए। वीडियो वाले भी सॉल्व करो भाई। मेरे को डेसिमल में आंसर, फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताओ।
This is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. You have to use these three equations. फाइव पॉइंट बेटा 9, क्या नाम बेटा आपका? नेहा कह रही है 5.9. ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है इसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने के लिए कह रहा है. बेटा समथिंग कैलकुलेशन इज मिस्टेक. देखो चेक करो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि g को 10 ही लेना है, तो हमने भी 10 लेकर के सॉल्व किया है, तो प्रॉपर ही आंसर आना चाहिए. एक बार दोबारा चेक करो कि क्या हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है. इक्वेशन छोड़ देता हूं जो यूज करनी है, बाकी चीज हटा देता हूं. फाइव 5.6 आ रहा है. 5.6 भी अवेलेबल ऑप्शन तो नहीं है. ये फोर्थ भी यूज होगी बेटा. 5.6 भी अवेलेबल तो नहीं है. ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इसने ठीक लिखा. हो सकता है आप लोगों ने ठीक सॉल्व किया. सिक्स 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब तक मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं. एक तो आया मेरे पास 5.9, एक मेरे पास आया 5.6, एक मेरे पास आया 6.8. ऑब्वियसली सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है. एक और आंसर कैलकुलेट होकर के आया जिसको आपने कहा 5.91. तो ये 5.9 के लिए ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं. फाइव 5.6 आंसर तो एक ही आना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो एक्सेलरेशन से नहीं चल सकती. चार इक्वेशंस को आपने कंबाइन करना है. 6.12, 6.12, 6.12, 5.9. ठीक है. How many of you are getting 5.9? 1. चलो किसी भी रिजल्ट पर पहुंचे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड द रिजल्ट? रिजल्ट के ऊपर कुछ भी पहुंचे हो, पर रिजल्ट पर पहुंच गया. गलत है, ठीक है, वो बात की बात है. चलो लेट मी चेक. ये इक्वेशन कहती है n जो है वो 30 के बराबर है. इक्वेशन नंबर सेकंड कहती है कि n जो है वो मेरा किसके बराबर है? 30 के बराबर. कितने लोगों को समझ में आई बात? आती है समझ में आई बात? और ये इक्वेशन n को मैं अगर यहां पर पुट करके चलूं तो मुझे f कहता है वो 6 के बराबर.
एफ किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। तो ये मेरे पास हो गया 20√3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5a। 20√3 माइनस 6 इज इक्वल टू 5a। ठीक है बेटा। नाउ दिस 4√3 माइनस 1.2 या 6/5 लिख दूं मैं। 6/5 इज इक्वल टू a। कितने लोगों को समझ में आया? फोर रूट थ्री is 4 multiplied by 1.732। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा कितना? 6.928 माइनस 1.2 इज इक्वल टू a। मुझे नहीं पता वाई आर यू कैलकुलेटिंग रॉन्ग। मुझे नहीं पता कि क्यों आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। इसमें तो फिजिक्स का कोई लेना देना था नहीं ना। बताओ। चेक वेयर यू हैव डन द मिस्टेक। 1.7 लिख दिया आपने, तो 1.7 लिख दिया तो हमारे पास आएगा 6.8 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 5.6। राइट, ये ठीक है। कितने लोगों का आया 5.6? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा? फैन ऑन नहीं होंगे। बियर विद मी। इजी मोड से बाहर निकलो। मैं भी आप ही के रूम में बैठा हूं, मेरे पास कोई दूसरा फैन नहीं लग रखा या एसी नहीं लग रखा। आप तो आराम से बैठे हैं, मैं तो बोल भी रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बोला? अब अपने आप गलती ढूंढो भाई। सॉल्यूशन मुझे लगता है कि मैंने कहीं गलती नहीं करी। आप लोगों ने सबने देखा है, इसमें गलती मैंने नहीं की। आप इसमें गलती ढूंढो। नहीं, बोर्ड मास का कोई लेना। ये सॉल्यूशन कहाँ किया आपने? ये पहले क्या किया आपने? 20 को 1.73 से मल्टीप्लाई किया होगा। कहाँ किया? ये किया। तो ये 35.60। 35.60 में से तुमने सब्ट्रैक्ट किया क्या वाला? 6। 29.6। आपका 5 से डिवीजन गलत है। 5 5 जा 25। 4 बच गया, 6 बच गया। हाँ बेटा, उसको टच कर देना बेटा।